2 दिन बाद रिप्लाई आने के बाद, which is very interesting क्योंकि नॉर्मली I was surprised. 2 दिन में रिप्लाई आता नहीं है, मेरे को भी कभी नहीं आया कि आप पेपर में वो एक मॉड्यूल छोड़ के गए थे कि ये तो आउट ऑफ सिलेबस है और पेपर में वही आ गया। Yeah. हेलो जी, आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आप टाइटल पढ़ के समझ ही गए होंगे आज हम किस पे बात करने वाले हैं। और अगर आप अभी तक नहीं समझे हैं तो आज हम बात करने वाले हैं परमानेंट रेसिडेंसी की। जर्मनी में आप कैसे परमानेंट रेसिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, क्या प्रोसेस रहता है, बाकी सारी चीज़ें। तो उसके लिए मैं आया हूँ कॉफ़ी पे चर्चा करने अपने दोस्त के साथ। और आप अनुभव से पहले भी मिल चुके होंगे 1-2 वीडियोज़ में, और अगर आप नए हैं चैनल पे तो आज हम फिर से आपको अनुभव से मिलवा देते हैं। और अनुभव से जानेंगे हम उसका एक्सपीरियंस, कैसा रहा उसका एक्सपीरियंस जब उसने पीआर के लिए अप्लाई किया, कितना टाइम लग जाता है और क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगे और उसका इंटरव्यू कैसा हुआ। क्योंकि काफ़ी मैंने क्वेरीज़ देखी हैं जहाँ पे लोग पूछते हैं कि क्या A1 सर्टिफिकेट चाहिए, क्या A1 सर्टिफिकेट नहीं चाहिए अगर आप 33 मंथ्स हो गए हैं आपको। तो वो सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। और हम बेस्ड हैं बर्लिन में, तो हम आपको बर्लिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे पाएँगे। बट आई थिंक सब जगह ऐसा ही प्रोसेस रहता है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि वीडियो के एंड में छोटा सा ट्विस्ट, तो वो आई थिंक काफ़ी हेल्पफुल रहेगा क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों से बात किया और वो चीज़ें क्लैरिटी नहीं रहता है। तो वो आपको एंड में पता चलेगा कि क्या ट्विस्ट आया अनुभव के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ और मिलते हैं पहले अनुभव से। तो जी, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल पे। और जैसा आप देख सकते हैं हमारी कॉफ़ी आ चुकी है। तो हम बैठे हैं इस टाइम अनुभव के घर में और ये अनुभव की बालकनी है। तो हम वहाँ बैठे हैं और कॉफ़ी एंजॉय कर रहे हैं और कॉफ़ी पे ही चर्चा करेंगे आपके साथ, जैसे मैंने आपको पहले कहा। तो पहले जानते हैं अनुभव के बारे में कि वो कब आया और क्या कर रहा है, और फिर उससे बातें करेंगे पीआर के रिलेटेड। Yep. So hi guys, I'm Anubhav and मैं जुलाई 2019 में जर्मनी में आया था। तो अराउंड तकरीबन 3 साल होने को आ गए। इस जुलाई में 3 साल हो जाएंगे, 2.5 साल तो पूरे हो गए हैं। और उसके पहले भी मैं 1 साल यहाँ रह चुका हूँ। यहाँ पर मैं एक IT कंपनी में काम करता हूँ। ओके, तो बेसिकली तुम्हें 3 साल अभी हो गए और 1 साल पहले का तुम्हारा, तो ऑलमोस्ट 4 साल होने वाले। ऑलमोस्ट 4 साल मेरे को होने वाले हैं। और ये पीआर का प्रोसेस फिर तुमने कब शुरू किया? ये पीआर का प्रोसेस मैंने सितंबर में, पिछले सितंबर यानी 2021 के सितंबर में चालू किया था। सितंबर 21। ओके, तो इसका मतलब तुम्हारा जो पहले 1 साल का एक्सपीरियंस था और मतलब जर्मनी में जो तुम्हारा 1 साल का टेन्योर था और ये तुम्हारा जो 3.5 साल का टेन्योर रहा, वो सब काउंट हुआ? हाँ, आई गेस मैंने तो उनको मेल किया कि भाई मैं 1 साल पहले भी रहा हूँ और अभी इतना दिन रहा हूँ। तब मेरा 33 मंथ्स नहीं हुआ था यहाँ पे। तब ऑलमोस्ट मेरा यू कैन से अराउंड 27 मंथ्स के आसपास हुआ था, इंक्लूडिंग तुम्हारा पिछला वाला? No, 1 साल एक्सक्लूडिंग 25 मंथ्स के आसपास हुआ था। अच्छा, या 25 to 27 मंथ्स के आसपास हुआ था। और फिर भी उन्होंने कंसिडर किया उसको, क्योंकि मैंने पुराना कार्ड भी भेज दिया था। जो पहले ब्लू कार्ड नहीं था मेरा, पहले मेरा ICT था, विच इज इक्विवेलेंट टू ब्लू कार्ड। अच्छा, तो वो आपको तब मिलता है जब आप एक कंपनी के असाइनमेंट पे आते हो? हाँ, इंट्रा कंपनी ट्रांसफर कार्ड हो सकते हैं, ICT। तो बेसिकली अनुभव के केस में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि उसका दोनों एक्सपीरियंस काउंट हुआ। तो आई थिंक आप भी, अगर ऐसी सिचुएशन आपके साथ भी है तो आप उन्हें एक बार ईमेल कर लें और उनसे कंफर्म कर लें कि आपका पुराना एक्सपीरियंस भी ऐड होगा कि नहीं। ऐड होगा तो ऑब्वियसली बहुत आसान हो जाता है पीआर के लिए, क्योंकि आपके वो 33 मंथ्स कवर हो जाते हैं। पीआर जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं एक बार बताना चाहूँगा कि आप अगर ब्लू कार्ड पे हैं तो पीआर अप्लाई करने के पास 2 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन ये है कि आप ब्लू कार्ड पे अगर आपको 21 मंथ्स हो चुके हैं तो आप 21 मंथ्स में ही पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, विच इज़ लेस देन 2 ईयर्स। तो उस केस में लेकिन आपको जर्मन लेवल का B1 आना चाहिए, और सिर्फ आना ही नहीं चाहिए, आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आपके पास एक B1 का सर्टिफिकेट होगा। आप यहाँ एग्जाम देंगे तो आपको B1 का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेज स्कूल्स हैं जो आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा देंगे। वो कंडीशन है आप अगर 21 मंथ्स में अप्लाई करना चाहते हैं। और दूसरा कंडीशन है जो अनुभव ने फॉलो किया, विच इज़ 33 मंथ्स बाद आप पीआर के लिए एलिजिबल हैं। और उस केस में आपको A1 लेवल आना चाहिए, और सर्टिफिकेट ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। तो आप अगर वेबसाइट पे भी जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट मिल जाएगा, तो वहाँ पे कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि आपको A1 ज़रूरी है। तो आपको A1 लेवल की बोलनी आनी चाहिए जर्मन, बट सर्टिफिकेट ज़रूरी नहीं है। बाकी अनुभव से जानना था कि तुम्हें A1 की ज़रूरत पड़ी, मतलब सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ी? अपॉइंटमेंट लेने के लिए सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं। ओके, तो जैसे इसने भी कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है सर्टिफिकेट लेने की। ऑब्वियसली आप
आप अगर लेना चाहें तो इट्स अ गुड थिंग कि आप A1 का सर्टिफिकेट ले लें, बट PR के केस में 33 मंथ्स के बाद आपको ज़रूर चाहिए। ओके, तो तुम्हारे केस में तो एक्चुअली 33 मंथ्स हुए भी नहीं तुम्हें पूरे, Yeah. और तुमने PR के लिए अप्लाई कर दिया। यस। तो ये पॉसिबल सिनेरियो कैसे हुआ? तो मैंने एक तो पिछले 1 साल का मैंने खुद को जोड़ा, फिर मैंने कहा कि अगर मैं आज PR के लिए अप्लाई करूंगा, गिवन द करेंट सिचुएशन लाइक कोविड का सिचुएशन भी और फिर द वे जर्मन अथॉरिटीज वर्क, तो उसमें भी थोड़ा टाइम जाएगा, और जब तक मेरा अपॉइंटमेंट आएगा तब तक मे बी मैं ऑलमोस्ट मेरे को 33 मंथ्स हो जाएंगे। अच्छा, तो बेसिकली एक नई चीज़ और पता चली कि आपको 33 मंथ्स तक वेट नहीं करना है। अगर आप 30th मंथ में हैं या 31st मंथ में हैं तो भी आप PR का अब शुरू कर सकते हैं। आई थिंक बर्लिन में 2 से 3 महीना तुम्हें लगा, बट आई थिंक बाकी सिटीज़ में भी इतना टाइम लगता ही होगा। तो आई थिंक आप 30th या 31st मंथ में हैं तो PR के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और बात करते हैं कि ये 3-4 महीने का फिर टाइम क्यों लगा, क्योंकि आपने अगर 31st मंथ में अप्लाई किया तो 2-3 महीने कैसे ऐड हुए, तो वो हमें बताओ थोड़ा कि तुमने सबसे पहले प्रोसेस शुरू कैसे किया? सो मैंने, क्योंकि मेरे साथ थोड़ा सिचुएशन अलग थी, मैं पहले ICT पे था, फिर ब्लू कार्ड पे था, फिर मैंने काफ़ी इंक्वायरी की, मैंने सर्च किया इंटरनेट पे भी, काफ़ी बर्लिन की वेब berlin.de भी देखा कि ICT और ब्लू कार्ड में क्या डिफरेंस है। तो एट द एंड ऑफ द डे मुझे ये पता लगा कि ICT इज इक्विवेलेंट टू ब्लू कार्ड, a sort of equivalent to blue card. Okay. Of course, it's tied to a company, whereas blue card is not tied to a company. Okay. तो यही डिफरेंस था मेन। तो उसके बाद मैंने ये क्वेरी उनको मेल किया कि भाई ये है और कैन आई अप्लाई। सो उन्होंने बोला यस यू कैन अप्लाई। फिर उन्होंने एक लिंक, मेरे को दूसरा लिंक भेजा कि इस लिंक पे जाओ, यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स भी लिखे हुए हैं। berlin.de का एक लिंक भेजा शायद, और सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे, और फिर उस लिंक पे एक ईमेल आईडी भी थी, उस ईमेल पे सारे डॉक्यूमेंट्स, एक एप्लीकेशन अपनी भेजो। तो सबसे पहले जस्ट टू क्लैरिफाई, तो सबसे पहले तुमने एक ईमेल भेजा जो आई थिंक berlin.de पे जनरल सपोर्ट का ईमेल है, आपने वो भेजा। वो भेजने के बाद आपको वहाँ से रिप्लाई कितने दिन बाद आया? 2 दिन। 2 दिन बाद रिप्लाई आने के बाद, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि नॉर्मली 2 दिन में रिप्लाई आता नहीं है, मेरे को भी कभी नहीं आया। तो एनीवेज, तो वहाँ से आपको ये रिप्लाई आया कि जहाँ पे लिंक था और एक ईमेल आईडी था जहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट भेजना है। ओके, तो वो डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे कि आपको कहाँ पे ईमेल भेजना है और वेबसाइट कौन सी है जहाँ से आपको ईमेल मिल जाएगा। और जब आपको ये नया ईमेल आया उनकी तरफ से जहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट्स अप्लाई किए, तो इन डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या था एक्चुअली? सो इन डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। सो आपका अगर पास प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट रहा है तो वो भी, तो जर्मनी में ये आपको यू नीड टू मेक श्योर कि आपका प्रीवियस सारे एम्प्लॉयमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स आपके पास रखे हुए हैं। अच्छा। सो वो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, और आपका सैलरी स्लिप रहेगा पास 6 मंथ्स का, आपका ब्लू कार्ड का स्कैन कॉपी रहेगा। अच्छा। आपका कोई और कार्ड था या 2 ब्लू कार्ड थे, तो सारा जितना भी आपका रेसिडेंशियल प्रूफ यहाँ पर रहा है, अच्छा, वो रहेगा। वो सारा रहेगा। या फिर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इट्स अबाउट द पेंशन कंट्रीब्यूशंस। अच्छा। सो ये जो 33 मंथ्स बोलते हैं, 33 मंथ इज अबाउट कि यू मस्ट हैव कंट्रीब्यूटेड टू पेंशन फॉर 33 मंथ्स। अच्छा, बेसिकली आपका लास्ट 33 मंथ्स का सोशल कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, जिसमें बाकी सारी चीजें भी हैं, बट पेंशन इज काइंड ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट। सोशल कंट्रीब्यूशन इज इम्पोर्टेंट। लाइक अगर आप ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप 33 मंथ्स के लिए यहाँ पे हो ब्लू कार्ड पे, अब इसमें 3 मंथ आप अनएम्प्लॉयड थे, तो वो 3 मंथ नहीं काउंट होंगे। अच्छा, तो बेसिकली इसीलिए वो आपसे पेंशन का उन्होंने सर्टिफिकेट मांगा जिसमें आप 33 मंथ्स का कवरेज। और ये पेंशन सर्टिफिकेट के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं? सो ये एक वेबसाइट है, और उस वेबसाइट पे आप जाओगे, आप अपना पेंशन, आपके सैलरी स्लिप में हमेशा आपका एक सोशल सिक्योरिटी का एक नंबर रहेगा, सोशल नंबर रहेगा, और वो आप उसको डालोगे, और उसके थ्रू आपको सारा डिटेल वहाँ से वो बोलेंगे कि आपको मेल कर देंगे। मेल इन दैट सेंस कि जर्मनी के केस में मेल इज लाइक मेल, नॉट ईमेल। पोस्ट आएगा आपको पोस्ट आ जाएगा, और वो पोस्ट आने में आई थिंक 1 हफ्ता लग जाता है। 1 हफ्ता। तो ये मुझे याद है, मैंने अप्लाई किया था, तो जब स्पाउस वीज़ा के लिए मैंने अप्लाई किया था, क्योंकि मैं तो यहाँ पे था बट सौम्या इंडिया में थी, तो स्पाउस वीज़ा के केस में भी उन्होंने मुझसे ये डॉक्यूमेंट मांगा था। और इस डॉक्यूमेंट को, जैसे इसने बताया, एक तरीका आप उनकी वेबसाइट पर जाएँ, अप्लाई करें, और आपको 1 हफ्ते में मैक्सिमम आपके घर पर आ जाएगा। दूसरा तरीका यह है जो मैंने उस टाइम किया था, क्योंकि मैं थोड़ा इमरजेंसी के केस में था, तो मैंने उनका ऑफिस फाइंड किया। आई थिंक हर एरिया में एक ऑफिस मिल जाएगा आपको शायद, और आप ऑफिस में जाएं, आपको कोई अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं, आप सीधा मॉर्निंग में जाएं, 5-10 मिनट वेटिंग ज़रूर रहेगा, और उसके बाद आपको वो हाथों हाथ एक डॉक्यूमेंट देंगे। उस डॉक्यूमेंट के बारे में मैं बता देता हूँ। उस डॉक्यूमेंट में आपका पूरा हिस्ट्री रहता है कि अगर आपने लेट्स से पिछले 3 साल में 4 कंपनी बदल लिया या 2 कंपनी बदल लिया, तो उन दोनों कंपनीज का टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन उस डॉक्यूमेंट में टिल डेट रहता है, तो वो आपको भेजना है। और डॉक्यूमेंट इट इज़ वेरी मच इक्विवेलेंट टू, जैसे इंडिया में अगर आप EPFO पे जाएंगे और PF का एक स्टेटमेंट लेते हो,
तो उसमें आपको बताता है आपने एनपीएस में कितना कंट्रीब्यूट किया, आपने पीएफ ने, एम्प्लॉयर ने कितना डाला, एम्प्लॉय ने कितना डाला। इट्स द सेम सेम थिंग। और कोई डॉक्यूमेंट उन्होंने मांगा? पासपोर्ट? पासपोर्ट मांगा। सो मेरे केस में मेरे 2 पासपोर्ट थे, तो मैंने दोनों पासपोर्ट लगाए। अच्छा, मतलब एक पासपोर्ट एक्सपायर कर गया था, फिर दूसरा पासपोर्ट मिला था मुझे। क्योंकि आपका ब्लू कार्ड पुराने पासपोर्ट का था? यस, मेरा ब्लू कार्ड पुराने पासपोर्ट। तो इस केस में इसको दोनों पासपोर्ट देने पड़े क्योंकि ब्लू कार्ड अपडेट नहीं हुआ था। बट नॉर्मली जैसे मेरे केस में जब मेरा भी पासपोर्ट मैंने यहाँ पर रिन्यू कराया था, और जब मेरा ब्लू कार्ड भी मैंने चेंज करा लिया, तो अभी मेरा ब्लू कार्ड नए पासपोर्ट पे है, तो इसलिए मुझसे उन्होंने ऐसा कुछ नहीं मांगा। अच्छा, और फिर उन्होंने एक लेटर मांगा था एम्प्लॉयर से, जो कि ये बोल रहा होगा कि यू आर स्टिल एम्प्लॉयड एट करंट एम्प्लॉयर, बिकॉज दे कुड बी सिनेरियो लाइक आपके पास एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट तो है, बट बीच में वो ब्रेक हो चुका है, लाइक आप छोड़ चुके हो कंपनी। तो उसमें वो चेक करते हैं कि आप फुल टाइम एम्प्लॉय हो यहाँ से, यहाँ पे हो, इतनी सैलरी पे हो, वो सारी चीज़ें। करंटली हो कि नहीं आप। ओके, सो वो नॉट लाइक 15 दिन के अंदर का होना चाहिए। इट्स नॉट लाइक कि वो 2 महीने पहले का है। अच्छा, तो ये आपको ऑब्वियसली वेबसाइट पे भी डिटेल्स मिल जाएंगे वो क्या डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स बहुत इजीली अवेलेबल हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके एम्प्लॉयर आपको दे देगा, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको जैसे पेंशन का है आपको उनके ऑफिस से मिल जाएगा। तो आपने ये डॉक्यूमेंट्स उन्हें ईमेल किए, और ये बात अभी भी सितंबर की चल रही है? हाँ, अभी सितंबर में ही है। मैंने जैसे ही उन्होंने मेरे को 2 दिन में रिप्लाई किया, आई वॉज एक्साइटेड। सो मैंने तुरंत सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किया। विद इन अ वीक आई अप्लाइड पूरा एप्लीकेशन। उस ईमेल में बाकायदा मैंने लिखा कि आई एम दिस, आई एम सो एंड सो, आई एम वर्क हियर, एंड मैं यहाँ इस दिन से रह रहा हूँ जर्मनी में। इसके पहले मैं अभी बर्लिन में हूँ, इसके पहले मैं यहाँ था, एंड ऑल द फुल डिस्क्रिप्शन, लाइक एन फॉर्मल लेटर, काइंड ऑफ फॉर्मल लेटर, एंड देन प्लीज फाइंड द अटैच्ड डॉक्यूमेंट्स। एंड सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच कर दिए थे उसमें। हेल्थ कार्ड इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग लाइक व्हिच यू नीड टू अटैच। राइट, तो ये बात हुई सितंबर में। लेट्स से हम बात करते हैं, आपने सितंबर मिड में आपने ये सारे डॉक्यूमेंट भेज दिए। हाँ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मेरे को नवंबर में मेल आया उनके साइड से, ऑलमोस्ट लाइक 2 महीने बाद। ओके, और उन्होंने उसमें लिखा कि आपको वी आर कंफर्मिंग योर अपॉइंटमेंट इन दिसंबर। और दिसंबर में एक डेट दे दिया, टाइम दे दिया, और उसमें एक लेटर रहेगा, एक अटैच पीडीएफ रहेगा। उस पीडीएफ में किसके कौन मेल कर रहा है। सो इट्स लाइक यू गो टू अ सर्टेन पर्सन, स्पेसिफिक पर्सन, फिर वहाँ पे आपको टाइम रहेगा, और वो एक नॉर्मल अपॉइंटमेंट जैसे जर्मनी में रहता है कि आप किसी भी ऑफिस में जाएंगे तो एक टोकन नंबर रहेगा, वहाँ पे स्क्रीन रहेगी, उस टोकन पे आपको बुलाया जाएगा, आप पहुँच जाएंगे। बट ये क्योंकि आपको 2 महीने लगा, तो इसीलिए हमने स्टार्टिंग में बात की कि अगर आप 31 महीना में भी अप्लाई करेंगे तो 33 महीना 33 मंथ्स ऐसे ही हो जाने वाले हैं। तो अनुभव के केस में आई थिंक तुम्हें 2 महीना हो गया, किसी केस में 3 महीना भी हो सकता है, एक्सट्रीम केस में 4 महीना भी हो सकता है, आई डोंट नो, बट हो सकता है। तो आई थिंक तुमने उनके इस 2 महीने के ड्यूरेशन में क्या उनको बार बार ईमेल किया? मैंने तो नहीं किया, बिकॉज मैं ऑलरेडी अपने कुछ फ्रेंड से कंसल्ट कर चुका था। अच्छा। और सबको ऑलमोस्ट 2 से 3 महीने लगते हैं, तो आई वाज आल्सो लाइक ठीक है, श्योर कि आ जाएगा। तो आई थिंक ये मैंने सबसे सुना है कि यू हैव टू बी वेरी पेशेंट। सिर्फ पीआर के केस में ही नहीं, बट बाकी केसेस में भी आपको रिप्लाई ज़रूर आएगा, बट 2 महीना लग सकता है, 3 महीना लग सकता है, कि किसी दिन हो सकता है आपका दिन अच्छा हो तो 2 दिन में ही मिला जैसे तुमको पहला वाला आया। बट आई थिंक ऑन एन एवरेज पीआर के लिए आपको 2-3 महीने का वेट करना पड़ता है। और ये इसमें आपको पीआर मिलती नहीं है, इसमें आपको सिर्फ अपॉइंटमेंट का कंफर्मेशन आता है कि आप एटलीस्ट अपॉइंटमेंट लेके आप ऑफिसर के पास जा सकते हैं, और उसके बाद केस डिसाइड होगा कि आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो वो भी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो अनुभव के साथ हुई, वो हम बाद में बात करेंगे, तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिए। अच्छा, तो नवंबर की बात हुई, नवंबर में फिर तुम्हें ये कंफर्मेशन आ गई। उस केस में तुमसे फिर से कोई डॉक्यूमेंट्स मांगे, या तुमसे कहा कि हमें और डॉक्यूमेंट्स चाहिए जब आप अपॉइंटमेंट के लिए आओगे? सो जो आप डॉक्यूमेंट्स अटैच किए होते हैं उसी में से एक सबसेट होता है। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयर का जो लेटर था, तो अब वो तो एक्सपायर कर गया, लाइक 3 महीने हो गए तुमको अपॉइंटमेंट मिलते, तो वो लेटर फिर से लेना पड़ेगा। सो एम्प्लॉयर के सैलरी स्लिप है, तो वो तो सितंबर से पास 6 मंथ्स की थी, तो बीच के 3 महीने की भी लेनी पड़ेगी। सो यू नीड टू लाइक गैदर सम डॉक्यूमेंट्स। बेसिकली ये डॉक्यूमेंट्स आप लेटेस्ट लो और आप अपॉइंटमेंट के लिए जाओ। ओके, तो अब बात करते हैं, ठीक है, अपॉइंटमेंट सब कुछ हो गया, नए डॉक्यूमेंट्स भी ले लिए, अब मुझे जाना है फॉरेन ऑफिस में, और वहाँ पे प्रोसेस कैसा रहता है? वहाँ पे काफ़ी स्मूथ रहता है, जैसे कि यहाँ पर लाइक सारे फॉरेन ऑफिसेस में रहता है। आप जाते हो, वहाँ पर एक वेटिंग रूम होता है, वेटिंग रूम में एक स्क्रीन लगा होता है, उसमें आपका टोकन नंबर आ रहा होता है, राइट। एंड व्हेनेवर योर टोकन नंबर कम्स, यूजुअली कम्स ऑन टाइम, सो आपके लेटर में भी एक टाइम होगा। इट्स लाइक इफ इट्स 10:40 देन वो 10:40 के आसपास आपका आ ही जाएगा। वो इन जनरल आई थिंक सारे अपॉइंटमेंट जैसे होता है वैसे ही सेम, वैसे ही था। फिर वो आपको बता देगा किस रूम में जाना है, उस रूम में जाओगे, वहाँ पर रहेगा कोई, और फिर आप पहुँचे उस रूम में। और आई थिंक ये क्वेरी सबका रहता है
और मोस्टली मेरे जैसे लोगों का क्वेरी रहता है जिनके पास A1 का सर्टिफिकेट नहीं होता और 33 मंथ्स के बाद आप जा रहे हो, तो आपको पता नहीं होता कि वो सर्टिफिकेट मांगेंगे या नहीं मांगेंगे। पहली चीज़ आई थिंक वो क्लैरिफाई तुम कर सकते हो कि वो सर्टिफिकेट मांगते हैं कि नहीं मांगते हैं। सो मेरे केस में पहले तो उनको लगा कि मैं कहीं B1 वाला तो नहीं हूँ, अच्छा। तो उन्होंने पूछा कि B1 से के थ्रू अप्लाई करना है तो B1 का सर्टिफिकेट है क्या, तो मैंने कहा नहीं B1 का सर्टिफिकेट नहीं है और मेरे को 33 मंथ्स हो रहे हैं। और ये जब तुम ईमेल पे कॉन्वर्सेशन कर रहे थे उनके साथ? ये वहाँ भी हुआ। अच्छा, वहाँ पे भी ये बात हुआ। Okay. फिर मैंने कहा A1 का सर्टिफिकेट है, और सॉरी A1 का मतलब A1 के थ्रू मैंने अप्लाई किया हुआ है और 33 मंथ्स मेरे को हो रहे हैं, मैंने सारे प्रूफ दिखाए। राइट फिर उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे, राइट। उसमें वो सर्टिफिकेट नहीं देखते हैं, उसमें Right. फिर सारे डॉक्यूमेंट्स, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स देखने लगते हैं। अब तुम कह रहे हो कि जब अपॉइंटमेंट में जाते हो तो वो आपसे पूछ सकते हैं हाँ, कि आपके पास सर्टिफिकेट है या नहीं है। और वो B1 मेरे केस में कैसा, उनको लगा कि मैं शायद B1 के थ्रू आया हूँगा, अच्छा तो उन्होंने पूछा B1 सर्टिफिकेट है क्या, मैंने कहा नहीं B1 नहीं है, मैं 33 मंथ्स ऑलरेडी हो गए हैं राइट। और मैं A1 के लिए एलिजिबल हूँ, तो ये A1 सर्टिफिकेट है। मतलब सॉरी A1 सर्टिफिकेट नहीं था, बट आई हैव बेसिकली हाँ 33 मंथ्स के बाद अप्लाई किया तो A1 सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हाँ। ओके, तो ठीक है, ये बात हो गई। फिर उन्होंने कुछ आपसे पूछा या आपका इंटरव्यू लिया या कैसे उनको पता चला कि आपका जर्मन लेवल क्या है? सो सबसे पहले तो वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करते हैं, आपसे जो भी डॉक्यूमेंट उनको जो भी लगेगा वो मांगते जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आपका ब्लू कार्ड का कॉपी हो गया, वो ब्लू कार्ड देखेंगे, ओरिजिनल ब्लू Right. कार्ड उस समय देखेंगे, राइट। सो हेल्थ कार्ड देखेंगे, तो वो सब उनकी मर्जी पे है। हम्म। एंड देन उसके बाद वो बोलते हैं कि नाउ विल स्टार्ट योर इंटरव्यू सिंस यू डोंट हैव एनी A1 सर्टिफिकेट। ये लाइन बोली गई थी। अच्छा। सो मेरे केस में A1 सर्टिफिकेट नहीं था, तो नाउ दे समहाउ वांट टू टेस्ट लाइक कि मेरे को A1 लेवल की लैंग्वेज आती है कि नहीं। तो अगर किसी के पास A1 होता तो शायद उसका इंटरव्यू शायद नहीं लेते। एग्जैक्टली। ओके, तो ये एक काइंड ऑफ केस टू केस डिपेंड करता है कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको वो ज़रूर चेक करेंगे कि आपको A1 लेवल आता है या नहीं। बट ऑब्वियसली आपके पास सर्टिफिकेट है तो इट्स लाइक कि प्रूव कि आपको A1 आता है, तो उस केस में माइट भी आपका इंटरव्यू ना हो, जैसा अभी अनुभव बताने वाला है। सो फिर वहाँ पे इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, उन्होंने बोला कि नाउ आई एम गोना आस्क यू सम क्वेश्चंस इन जर्मन एंड यू नीड टू आंसर दोस क्वेश्चंस इन जर्मन। ओके। फिर नॉर्मल क्वेश्चन से चालू होता है। फॉर एग्जांपल इट्स योर इंट्रोडक्शन, आप इंट्रोड्यूस करोगे अपने आप को, आप बताओगे आप कहाँ रहते हो, आप कहाँ से आए हो, कब आए हो, और फिर उसके ऊपर वो लाइक एडिशनल क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। तो मेरे केस में फॉर एग्जांपल उन्होंने पूछा कि एंड दैट्स जस्ट इन माय केस, आई एम नॉट श्योर कि वो सबके साथ होता है क्या, बट मेरे केस में हॉबी पूछी, फिर मेरे घर में बालकनी है कि नहीं पूछी। अभी बालकनी है अभी हम बालकनी में बैठे हैं। घर का साइज कितना है पूछा। Okay. और ट्रैवल, मैंने लास्ट ट्रैवल कब किया जर्मनी में और कहाँ किया ट्रैवल, हॉबी या आई थिंक वो क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट सामने रहते हैं और वो ऑफिसर पर डिपेंड करता है कि जो डॉक्यूमेंट हाथ में आ गया तो माइट भी अगर आपका रेंट एग्रीमेंट हाथ में आ गया तो रेंट एग्रीमेंट में लिखा होता है साइज क्या है, फलाना ढिमकाना, तो आपसे वो पूछ लेंगे। और मे बी पासपोर्ट उन्होंने रोटेट या पासपोर्ट के पेजेस उन्होंने देखे तो उसमें ट्रैवल देख लिया तो आपसे शायद वो पूछ लेंगे। तो ये क्वेश्चंस जैसा अनुभव ने कहा केस टू केस पे डिपेंड करता है। और इसके केस में इससे ये पूछा गया कि बालकनी है, घर में कितने रूम है, और अपना इंट्रोडक्शन। तो आई थिंक इंट्रोडक्शन सबसे ही मांगते होंगे। या इंट्रोडक्शन तो कॉमन है, इंट्रोडक्शन कहाँ से आए हो, कहाँ रह रहे हो, ये तो कॉमन है। राइट। बट उसके आगे का लाइक हॉबी मैंने सुना नहीं था, बट हाँ हॉबी भी पूछा उन्होंने। ओके। और फिर तो आपको एक तो हॉबी सोच के जानी है और उसका जर्मन वर्ड आना चाहिए आपको। राइट, कि हाँ लिसनिंग टू म्यूजिक, बट listening to music in German. Yeah. और फिर डेट ऑफ बर्थ पूछा, कैन यू प्रोनाउंस योर डेट ऑफ बर्थ इन जर्मन। राइट, तो नंबर्स काफी इंपॉर्टेंट है इस केस में। अगर आपको नंबर्स नहीं आते तो आप यहाँ फंस जाएंगे। अगर तुम एडवाइस देना चाहो किसी को कि PR में जब अप्लाई कर रहे हो तो A1 सीख के जाओ या सर्टिफिकेट लेके जाओ, ऐसा आप एडवाइस देना चाहोगे? सो मैं ये कहूँगा कि स्पेशली फॉर IT फोक्स, जो कि क्योंकि हम जर्मन यूज नहीं करते डेली बेसिस पे, बहुत ही कम जर्मन यूज, वी ऑलवेज टॉक इन इंग्लिश लाइक इन ऑफिस एज वेल। इवन मेरी कंपनी में मुझे जर्मन की जरूरत नहीं पड़ती। एंड स्पेशली इफ यू आर इन बर्लिन, सो आपको ऐसा, इट्स सो एक्सपैट ओरिएंटेड सिटी राइट, कि आप बाहर इंटरनेशनल सिटी, सो आप बाहर भी जाते हो तो आप यू डोंट नीड जर्मन मोस्ट ऑफ द टाइम्स। सो उधर मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आप A1 सर्टिफिकेट है आपके पास तो आपका चीज़ें ईजी हो जाएंगी, बिकॉज भूलने के चांसेस वहाँ आप इंटरव्यू के टाइम पे आपके पास कुछ क्वेश्चन का मे बी कुछ उस समय उस दिमाग में नहीं आ रहा है वो वर्ड जो जर्मन वर्ड है आपका स्पेसिफिक, तो आप फंसोगे नहीं। बट इवन आपके A1 नहीं है तो मैं ये कहूँगी जर्मन की प्रैक्टिस अच्छे से करके जाओ, मतलब A1 लेवल सीख के जाओ, A1 लेवल अच्छे से सीख के जाओ। बिकॉज आप जब अप्लाई करते हो तो आपको जोश रहता है, आप सीखते रहते हो, फिर आपको अपॉइंटमेंट मिलते मिलते तक वो 3 महीने 4 महीने बीत जाते हैं और फिर आप भूल जाओगे। तो यू नीड टू मेक श्योर कि वो गैप आप कैसे मैनेज करोगे। एग्जैक्टली। तो आई थिंक मैं भी ये कहना चाहूँगा कि आप A1 सीख लो, सर्टिफिकेट देने जाओगे तो ऑब्वियसली सर्टिफिकेट का पैसा देना पड़ेगा। अगर आप वो सेव करना चाहते हो तो कर सकते हो, जैसे अनुभव ने भी बताया
कि आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगता है आफ्टर 33 मंथ्स, बट आपको A1 आनी चाहिए। तो आप A1 सीख लो, कॉन्वर्सेशन लेवल तक की सीख लो, कि जैसे आपने 2-4 सवाल अभी बताया, अगर आप उनमें बात कर पा रहे हो तो आई थिंक मोर देन इनफ, और सर्टिफिकेट का पैसा बचा सकते हो, तो वो एक ऑप्शन है। बट आई थिंक मेरी तरफ से भी ये एडवाइस रहेगी कि PR के लिए तो सीख ही लो, बट ओवरऑल आपको A1 लेवल आना ही चाहिए अगर आप जर्मनी में हो। लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो तो ऑब्वियसली बहुत आगे लेवल तक आना चाहिए, बट अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए भी सोच रहे हो तो A1 A2 लेवल तक आई थिंक सबको ही आना चाहिए। या आपका मोटिवेशन क्या था PR के पीछे? मतलब आपने क्या बेनिफिट ऐसा देखा बिटवीन ब्लू कार्ड और PR जो आप PR के लिए गए? सो मेरा सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट तो मेरा ये था, मेरा ब्लू कार्ड एक्सपायर हो रहा था। अच्छा, तो जब मेरा ब्लू कार्ड एक्सपायर हो रहा था तो मैंने कहा मैं PR के लिए एलिजिबल हूँ, तो अब मैं बार बार ब्लू कार्ड हर 4 साल पे ब्लू कार्ड लूंगा। और मेरा ब्लू कार्ड इसलिए एक्सपायर हुआ था क्योंकि मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हुआ था। राइट। तो एक क्लैरिटी मैं देना चाहूँगा कि ब्लू कार्ड जब आप यहाँ पे अप्लाई करते हो तो आपको 4 साल के लिए मिलता है। उसके बाद आप ऑब्वियसली एक्सटेंड कर सकते हो, बट जैसे हम बात कर रहे हैं तो विद इन 4 साल आप PR के लिए एलिजिबल हो ही जाते हो। बट अगर मान लो आपके पासपोर्ट पे 4 साल नहीं बचे हैं, मतलब आपका पासपोर्ट लेट्स से 1 साल बाद एक्सपायर होने वाला है, तो आपको ब्लू कार्ड भी उस 1 साल का ही देंगे। उसके ड्यूरिंग आप जब नया पासपोर्ट बनवा लोगे तो आपको फिर से 4 साल का ब्लू कार्ड मिल जाएगा, और ये मेरे साथ हुआ। Yep. तो मेरा पासपोर्ट कुछ 2 साल बाद एक्सपायर हो रहा था, तो मुझे पहले 2 साल का ब्लू कार्ड मिला, और उसके बाद वापस उन्होंने मुझे Yeah. 4 साल का ब्लू कार्ड। उसमें थोड़ा सा चेंज, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे केस में कैसे किया था उन्होंने, तो मेरे को जो ब्लू कार्ड मिला उस पे एक तो लिखा हुआ था कि ये ही इज एलिजिबल टू वर्क टिल 2023 और व्हाटएवर, वो 4 इयर्स के लिए। बट क्योंकि इसका पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है, एक लाइन एक कमेंट लिखा हुआ था, इसलिए ये कार्ड एक्सपायर हो रहा है इस डेट को, जिस दिन को पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा था। सो आई वाज स्टिल एलिजिबल टू वर्क आफ्टर दैट, बट इट्स ऑलवेज एडवाइज्ड टू चेंज योर लाइक ब्लू कार्ड। सो मैं जब दोबारा गया, विल टॉक अबाउट इट, बट मेरे को जो ब्लू कार्ड मिला फाइनल, दोबारा जो ब्लू कार्ड मिला वो भी मेरे को वो 23 तक का ही मिला। वो तो 1.5 साल, जो 2 साल बचे थे उनके ही मिले। उन्होंने बोला अभी तो तुम ले ही रहे हो PR, तो राइट, ऑब्वियसली ना, PR ले रहे हो तो ब्लू कार्ड की जरूरत है। ओके, तो तुम्हारा मोटिवेशन क्या था अगेन PR लेने का? सो मोटिवेशन, एक तो ये ट्रिगर पॉइंट ये था मोटिवेशन। दूसरा मुझे मैंने जो पता किया यहाँ पर, सो जर्मनी की इकोनॉमी इज लिटिल बिट डिफरेंट देन इंडियन इकोनॉमी। सो इंडिया में नॉर्मली आप कुछ लोन लेते हो आपको 8%, 9%, 10%, पर्सनल लोन तो 10-11% तक जाता है। जर्मनी में आपको 2%, 2.5%, 1.75% तक आपको मिल सकता है पर एनम पे लोन। तो मेरा तो ये मोटिवेशन पॉइंट ये था कि अगर मेरे को कुछ मिलता है तो आई कैन जस्ट प्लान सम इन्वेस्टमेंट। ओके, तो इसको और मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो अगर आप ब्लू कार्ड पे हैं तो ऑब्वियसली आप एक पर्सनल लोन ले सकते हैं, बट उस केस में आई थिंक आपको 3-4%, मेरा परसेंटेज गलत भी हो सकता है, बट इतना एवरेज रेट रहता है। हाँ, बट परसेंटेज रहता है। और दूसरा आपका रहता है कि आप 4 साल का आपका ब्लू कार्ड है तो आप 4 साल ही टर्म ही हो सकता है। exactly. आप वो 10 साल का टर्म नहीं हो सकता। exactly. और फिर आप बहुत बड़ा नहीं उठा सकते क्योंकि आपकी इनकम पे डिपेंड करेगा। राइट, काफी कुछ है। तो PR के बाद कैसा रहता है यहाँ पे, ब्लू कार्ड जो लोन का इंटरेस्ट रेट रहता है बहुत ही कम हो जाता है। बहुत ही कम इन द सेंस कि कई बार तो मैंने इंटरेस्ट ऐसे भी सुना है शायद 1%, 1.1% ऐसे आपको लोन मिल जाता है। और अगर मैं बात करूँ बेनिफिट्स की PR ब्लू कार्ड के ऊपर, जो PR के बेनिफिट्स रहते हैं, तो एक तो अनुभव ने बताया कि आपको जो लोन है वो बहुत कम रेट्स मिल जाता है। उसका रीज़न एक ये भी है कि आपका जो यहाँ पे पॉइंट सिस्टम रहता है उसमें वो अच्छा हो जाता है क्योंकि आपके पास PR है। और उसके बाद जो बेनिफिट रहता है, एक जो मुझे पता है वो ऐसा है कि आप अपना एम्प्लॉयर स्विच कर सकते हो कभी भी, आपको फॉरेन ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है, उनको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना एम्प्लॉयमेंट चेंज कर सकते हो। ऑन ब्लू कार्ड आपको 2 साल तक, अगर आप विद इन 2 साल चेंज कर रहे हो तो आपको फॉरेन ऑफिस को बताना पड़ेगा कि मुझे जॉब चेंज करनी है, और फिर वो आपको अप्रूवल देंगे और फिर आप जॉब चेंज करोगे। ऐसा मेरे साथ भी हो चुका है, और मुझे पता नहीं था कि ये प्रोसेस होता है, तो मैंने दूसरी कंपनी को ऑलरेडी कमिटमेंट दे दिया, बट बाद में पता चला कि ये प्रोसेस है। तो आप थोड़ा रिक्वेस्ट करोगे तो ऑब्वियसली थोड़ा फास्ट इन हो जाता है, बट ये एक बेनिफिट रहता है PR का कि आप जॉब स्विच कर सकते हो। आई थिंक एक और बेनिफिट रहता है कि आपको जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स होते हैं वो एक्स्ट्रा मिलते हैं, मतलब लॉन्गर ड्यूरेशन तक मिलते हैं देन ऑन ब्लू कार्ड। तो आई थिंक ब्लू कार्ड पे आपको लेट्स से 3 या 6 महीने का मिलेगा, बट PR पे वो थोड़ा और एक्सटेंड हो सकता है और आपको काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। और कोई बेनिफिट जो आपको डेली लाइफ में यूज आता हो या ऐसा कुछ? ऐसा डेली लाइफ में तो नहीं, पर लॉन्ग टर्म में आपके पास PR है जर्मनी में, तो आप अगर आप यहाँ पर 6 साल 7 साल बाद वापस भी जा रहे हो, बट यू कैन स्टिल लाइक बाय सम प्रॉपर्टी एंड ऑल हियर, राइट। एंड फिर आप एक होल द लाइफ आप यू कैन प्लान इन अ वे कि आप
कभी कभी आ रहे हो इधर रह रहे हो एंड यू डोंट नीड अ वीजा, यू नीड अप्लाई वीजा फॉर एवरी टाइम। राइट। उससे एक चीज़ और याद आई, तो अगर आपके पास परमानेंट रेसिडेंसी है तो परमानेंट रेसिडेंसी के 8 साल बाद आप सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल हो। ऑब्वियसली उसके अलग कंडीशंस हैं कि आपको एक लेवल ऑफ जर्मन आना चाहिए, आई थिंक C1 C2 व्हाटएवर। और बेनिफिट्स भी हैं, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में कोई एक लिंक फाइंड करके डाल दूंगा जहाँ से आप ये पढ़ सकते हैं, क्योंकि आई थिंक ब्लू कार्ड के ऊपर यही 3-4 ऐसे बेनिफिट्स हैं जो सबको हेल्प करता है। पहला जैसे मैंने आपको बताया जॉब स्विच का, दूसरा कि आपका रेटिंग्स अच्छा हो जाता है, आपको लोन सस्ते में मिल जाता है, और तीसरा कि आपको अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं, और आपको जॉब स्विच जब कर रहे हो तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है, वो कर सकते हो और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ले सकते हो। तो ये तो बात हो गई बेनिफिट्स ऑफ PR ओवर ब्लू कार्ड। अब बात करते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि तुमको PR मिली कि नहीं मिली? अभी तो नहीं। अच्छा, और क्यों नहीं मिली? उन्होंने जब इंटरव्यूज़ लिए तो उस इंटरव्यू में मेरे से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे, काफ़ी कुछ लाइक मैंने इनिशियली जब मैंने भी काफ़ी यूट्यूब पे वीडियो सर्च किए थे और काफ़ी ज़्यादा इंक्वायरी किया था, तो मुझे लगा था इंट्रोडक्शन पूछेंगे, तो आई वाज प्रिपेयर्ड विथ लाइक कि हाँ भाई का नाम पूछेंगे, मैं कहाँ रहता हूँ, किसके साथ रहता हूँ और कहाँ से आया हूँ, कब आया हूँ, इतना मैं प्रिपेयर करके गया था। बट उधर उन्होंने थोड़ा हॉबी पूछ लिया और 2-3 क्वेश्चन और पूछ लिया, और थोड़ा दूसरा क्या होता है कि आप जब प्रिपेयर करते हो तो आप नॉर्मली हम लोग यहाँ पर, मैं तो उस वक्त Duolingo और ऐसे ऐप से प्रिपेयर कर रहा था, तो उसमें प्रोनाउंसिएशन हो सकता है थोड़ा अलग हो, और जब आदमी से वहाँ पूछ रहा है, सामने वाला पूछ रहा है, उसका प्रोनाउंसिएशन तो आपको समझने में भी थोड़ा समय जाएगा, वो आप प्रैक्टिस नहीं कर पाते हो, किसी जर्मन के साथ आप ज़्यादा बात नहीं करते हो तो आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाती है। तो इसके साथ बेसिकली वो केस हो गया कि आप पेपर में वो एक मॉड्यूल छोड़ के गए थे कि ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, और पेपर में वो भी आ गया। या सो वैसा आ गया, तो मैं समझ तो पा रहा था कुछ वो क्या, मैं 2-3 बार उनसे पूछा था, सॉरी कैन यू रिपीट, समझ तो पा रहा था, बट बहुत बार मैं एक वर्ड आंसर दे रहा था, या मैं इंग्लिश में दे दिया, बीच मैंने इंग्लिश में दे दिया, लेकिन लास्ट में उन्होंने पूछा डेट ऑफ बर्थ को जरा जर्मन में बोल के दिखाओ, सो आई कुड से माई लाइक, मुझे वो डेट तो जर्मन में बोलना आता था और ईयर नहीं आता था। आई कैन रिलेट कि ईयर नहीं आता था। तो ईयर क्योंकि वो 4 डिजिट का होता है, वो मैंने कहा अलग अलग मैं नंबर बता पाऊंगा बट मैं पूरा बता नहीं पाऊंगा वो। सो अब फिर उन्होंने मेरे को लास्ट में बोला कि व्हाट वी रियलाइज इज कि तुम्हें अभी जर्मन की प्रैक्टिस की और ज़रूरत है, और ऐसा करो कि जर्मन के कोर्सेज कुछ कर लो। अच्छा। और 1 महीने 1.5 महीने उन्होंने कुछ टाइम दिया कि इतने टाइम तक आओ, वी आर नॉट रिजेक्टिंग योर एप्लीकेशन एक्चुअली, सो एप्लीकेशन अभी पॉज पे है, नेक्स्ट टाइम तुम आओगे तुमको अपॉइंटमेंट नहीं लेनी पड़ेगी, यू जस्ट मेल मी, और उसने अपना ईमेल आईडी दे दिया, इस पे मेल करो, तुम आज बोलोगे हम कल बुला लेंगे तुम्हें। ओके, तो ये एक अच्छा पॉइंट पता चला कि अगर आपके साथ ऐसा होता है, खुदा ना खास्ता आपके साथ ना हो, क्योंकि मैंने वीडियो बना लिया, आपने देख लिया तो आपको पता है क्या करना है, बट अगर ऐसा हो तो आपको दोबारा 3 महीने का प्रोसेस नहीं करना। ओके, और एक लास्ट सवाल कि आपको फीस कितनी लगी इस चीज़ की? सो अगर आपको PR नहीं मिलता है तो आपको कोई फीस नहीं देनी है। अच्छा, तो आपके केस में क्योंकि उन्होंने अप्रूव नहीं किया तो आपको पेमेंट नहीं करनी पड़ी, बट आई थिंक मेरे हिसाब से जो मुझे फिगर पता है, आई थिंक 113 यूरो या 110 यूरो के आसपास फीस है PR की। और ये चीज़ अच्छी पता चली कि अगर आपका अप्रूव नहीं हुआ तो आपको फीस नहीं देनी है, आप नेक्स्ट टाइम जब जाओगे तो ऑब्वियसली आप पैसे पे करोगे। और ये फीस आई थिंक चेंज होती रहती है। हाँ, ये बीच-बीच में अपडेट होती है, बीच-बीच में लाइक टैक्सेस अगर चेंज हुए हैं, कुछ परसेंटेज चेंज हुआ है, या काफ़ी चीज़ों की फीस पिछले पास्ट 1 ईयर में अपग्रेड हुई है। तो ये एक वेबसाइट है berlin.de पे ही, वहाँ पे आप नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पे आपको लेटेस्ट फीस पता चल जाएगी, बट डोंट कोट मी ऑन दैट, फीस चेंज हो सकती है, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ही जो लिंक है वहाँ से आप जरूर चेक करें कि लेटेस्ट फीस क्या है। और कोई एडवाइस आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे? और तो कुछ नहीं, लास्ट में बस इतना ही कहूँगा, लाइक मेरे को आज की डेट में मैं वापस जाऊँगा तो मैं शायद A1 सर्टिफिकेट लेके जाऊँ, बिकॉज फिर मेरे को कोई टेंशन नहीं है कि मेरे को क्या पूछेगा, मैं क्या भूल जाऊँगा। राइट, तो ओके, तो अच्छा लगा अनुभव तुमसे बात करके, काफ़ी सारी नई चीज़ें पता चली, और आशा करते हैं आपको भी काफ़ी सारी नई चीज़ें पता चली होंगी। और ये भी आशा करते हैं कि आपका PR प्रोसेस अगर चल रहा है या आप अप्लाई करने वाले हैं या सोच रहे हैं अप्लाई करने का, तो आपको अब ये पॉइंट्स पता चल गए होंगे जिनका आपको प्रिपेयर करना है। तो थैंक यू फॉर गिविंग अस ऑल दीज थिंग्स और शेयरिंग योर एक्सपीरियंस, और हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, चाओ एंड स्टे सेफ। ओके, बाय बाय।